अलैकुम वरहमतुल्लाह। तो बेटा प्रीवियस क्लास में हमने बेटा डायमंड के स्ट्रक्चर के बारे में सीखा। तो आप जानते हो, आपको अंदाजा होगा। तो आज हमको ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर है वो स्टडी करना है, ठीक है। तो बेटा जहां तक ग्रेफाइट की बात है, तो ग्रेफाइट के बारे में बेटा सबसे पहली बात आप याद रखोगे, ग्रेफाइट के मामले में जो बेटा हर कोई कार्बन एटम 3 और सराउंडिंग कार्बन एटम्स के साथ बेटा जुड़ा रहता है। तो इस तरह बेटा ये पहली डिफरेंस हुई। ग्रेफाइट में सेंट्रल कार्बन एटम 3 सराउंडिंग कार्बन एटम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड्स के जरिए बेटा जुड़ा रहता है, जबकि डायमंड के मामले में ये सेंट्रल कार्बन एटम 4 सराउंडिंग कार्बन एटम्स के साथ बेटा जुड़ा रहता है, ठीक है बेटा। ये पहली बात है जो आप याद रखोगे। आई मेंशन इट हियर। In case of graphite, each carbon atom is bounded, yes, is bounded to 3 surrounding carbon atoms by strong covalent bonds. तो कल की तरह बॉन्ड की बेटा बॉन्ड लेंथ होती है और बॉन्ड्स के बीच में क्या होता है, एंगल होता है कि नहीं। तो यहाँ पे भी बेटा ये बॉन्ड जो है इसकी कोई ना कोई लेंथ होगी, ठीक है। तो जब हम बेटा ग्रेफाइट को देखते हैं, ग्रेफाइट में बेटा बॉन्ड की लेंथ जो है वो बेटा 142 पिकोमीटर होती है। डायमंड की बात याद है? डायमंड में बाउंड लेंथ क्या होती थी? 154 पिकोमीटर। तो इसका मतलब हुआ ये ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट के बॉन्ड्स डायमंड के बॉन्ड्स से थोड़ा छोटे हैं। क्यों बॉन्ड्स बेटा छोटे क्यों है? व्हाई? दिस अ क्वेश्चन। डायमंड में बेटा बॉन्ड लेंथ होती है 154 पिकोमीटर और यहाँ ग्रेफाइट में बेटा हम बॉन्ड लेंथ देखते हैं तो ये बॉन्ड लेंथ है 142 पिकोमीटर। रीजन क्या है इसका? तो देखिए, ये रीजन जानने के लिए एक कोवेलेंट बॉन्ड बेटा बनता कैसे बनता है, ठीक है। ये दो एटम जो है ये बेटा इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं, ठीक है। तो एक बॉन्ड बनाने के लिए बेटा इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जब ये एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो इनके बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और इसी तरह यहां पे भी इसका एक इलेक्ट्रॉन, ऊपर वाले का एक इलेक्ट्रॉन, और सेम इज द केस हियर। काचो बेटा समझ में? अब जरा देखो, इस कार्बन एटम के कितने इलेक्ट्रॉन बेटा यूटिलाइज हुए? 6 नहीं, इस वाले के यूटिलाइज कितने हुए? 3, ठीक है। इसका मान लीजिए ये इसका एक इलेक्ट्रॉन है जो इसने शेयर किया है, यहाँ पे इसका एक और इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इसका एक और इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन बेटा इसने शेयर किए? 3 इलेक्ट्रॉन बेटा इसने शेयर किए, लेकिन इसके पास है कितने? 4। इसके पास बेटा 4 इलेक्ट्रॉन है। बात आपको समझ आई? अब ये चौथा इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ जाता है? वो जाता कहाँ है? ये बात याद रखनी है, तब जाके आपको बेटा समझ आएगी कि
ये जो ग्रेफाइट के मामले में बॉन्ड लेंथ डायमंड से छोटी होती है, इसकी वजह क्या है? ठीक है, तो अभी बेटा चौथा इलेक्ट्रॉन जो है, चौथा इलेक्ट्रॉन बेटा ये कार्बन एटम यूटिलाइज करता है डबल बॉन्ड बनाने के लिए। किसके लिए? डबल बॉन्ड बनाने के लिए। बात आपको समझ आई? बात मेरी समझो। अब पहला बॉन्ड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी इसने क्या किया? शेयर किया। ठीक है, अब इसके पास जो एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन रहता है, मैं बता रहा हूं बेटा, वो यूटिलाइज करता है किस चीज के लिए? डबल बॉन्ड बनाने के लिए। लेकिन अब यहां पे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है। कॉम्प्लेक्सिटी किस बात की है कि इसके सराउंडिंग में 3 कार्बन, एक ही जैसे कार्बन एटम है। अब ये डबल बॉन्ड बेटा इसके साथ बनाएगा या इसके साथ बनाएगा या फिर इसके साथ बनाएगा। अब क्या करें? ठीक है, मान लीजिए बेटा आपके मतलब सामने आपके 3 फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स एक जैसे होते हैं। ठीक है, अब आपको हैंडशेक करना है तो क्या करोगे? ठीक है, अगर आप इन 3 में से एक फ्रेंड के साथ बेटा हैंडशेक करोगे और 2 और जो है उनके साथ हैंडशेक नहीं करोगे तो वो तो नाराज हो जाएगा। बताओ आप क्या करते हो? क्या करते हो? पहले एक के साथ, फिर दूसरे के साथ, फिर तीसरे के साथ। और बिल्कुल यही मामला कहां पे होता है? कार्बन के मामले में। कभी ये बेटा डबल बॉन्ड इस कार्बन एटम के साथ बनाता है। ठीक है, बात आपको समझ आई? तो कभी यही डबल बॉन्ड यहां चला जाता है। बात आपको समझ आई? और फिर कभी यही वाला डबल बॉन्ड कहां चला जाता है? यहां पे चला जाता है। बात आपको समझ आई? इसके साथ भी हैंडशेक की, इसके साथ भी हैंडशेक की, इसके साथ भी हैंडशेक की, सबको इसने क्या किया? सेटिस्फाई किया। बात आपको समझ आ रही है? मैं 4th इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। 4th इलेक्ट्रॉन जो है उसकी मैं बेटा बात कर रहा हूं। मैंने कहा वो 4th इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है डबल बॉन्ड बनाने के लिए। और गेटिंग टू इट? लेकिन अब चूंकि इसकी सराउंडिंग में 3 कार्बन एटम्स हैं, ठीक है, तो ये बारी बारी कभी इलेक्ट्रॉन इधर होता है, कभी यहां पे होता है, कभी यहां पे होता है। ठीक है, इसका मतलब हुआ, सोचो जरा, इसका मतलब हुआ कि ग्रेफाइट के मामले में ये 4th इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक जगह पे रुका हुआ नहीं होता है। और गेटिंग टू इट, अत वनन याद थेविजो अत चीजस ये इलेक्ट्रॉन पन्नी जो एक सी जगह आसन के और योर नचन अत चीज वना इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन। क्या वना? इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन। एंड यू विल रिमेंबर दैट इन केस ऑफ ग्रेफाइट 4th इलेक्ट्रॉन इज डिलोकलाइज्ड। और गेटिंग टू इट? का बेटा समझ वाला इवन ये सुन ये थनी योत नजर के ये पूरे क्रिस्टल में घूमता है। दिस 4th इलेक्ट्रॉन इट मूव्स थ्रू आउट द क्रिस्टल। ऐसे को बदले सेंसस में समझित कि 4th इलेक्ट्रॉन छु टू सम एक्सटेंट फ्री। और गेटिंग टू इट? का छु समझिवन तो अवय मोख दिस इज द रीजन दैट ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। और गेटिंग टू इट? Because each carbon atom in case of this graphite has at least one delocalized electron. Or getting to it? And that makes graphite a good conductor of electricity. अच्छा समझो? तो ये बात बेटा मैं जोड़ दूं यहाँ पे। और getting to it? In case of graphite, each carbon atom has 3 electrons of each carbon atom are involved in localized covalent bonds. While the 4th electron is delocalized.
द फोर्थ इलेक्ट्रॉन इज डिलोकलाइज्ड। तो इवन में तो एक सेंसस में मानो दिस फोर्थ इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव अबाउट इन द क्रिस्टल और गेटिंग टू इट। काचो बेटा समझिए। तो देखिए एक्चुअली मैं कुछ और पूछ रहा था आपको, याद है? मैं पूछ रहा था कि डायमंड के मामले में बॉन्ड लेंथ क्या होती है? 154 पिकोमीटर। और यहाँ ग्रेफाइट के मामले में हम देखते हैं दिस बॉन्ड लेंथ इज स्लाइटली शॉर्टर, इट इज 142 पिकोमीटर। ठीक है, थोड़ा रीजन बेटा आपको समझ आने लगा। देखिए रीजन क्या है। देखिए डायमंड में सारे जितने भी बॉन्ड्स है वो सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। और वेडिंग टू इट बॉन्ड है क्या? असल में बॉन्ड क्या होता है? दो एटम्स के दरमियान अट्रैक्शन होती है। बॉन्ड क्या होता है? दो एटम्स के बीच में अट्रैक्शन होती है। अब देखिए ग्रेफाइट में आपने क्या देखा? ग्रेफाइट में बेटा खाली सिंगल बॉन्ड्स ही नहीं होते हैं, ग्रेफाइट में साथ ही साथ एक डिलोकलाइज्ड डबल बॉन्ड भी होता है कि नहीं? ग्रेफाइट में सिंगल बॉन्ड के साथ साथ एक डिलोकलाइज्ड डबल बॉन्ड होता है। बात आपको समझ आई? डबल बॉन्ड मींस ज्यादा अट्रैक्शन है कि नहीं? सिंगल बॉन्ड मींस अट्रैक्शन, डबल बॉन्ड मींस ज्यादा अट्रैक्शन। ज्यादा अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा? ये एटम जो है एक दूसरे के ज्यादा ही करीब आएंगे। ज्यादा करीब आएंगे तो बॉन्ड लेंथ का क्या होगा? बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। एंड दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग यू। रीजन तोरा फिक्र गुबर समझ आवा। You were not present in my yesterday's class, but my videos are on YouTube, or getting to it, you can go there. चलिए अभी देखिए, तो अब आगे बात करेंगे किस चीज की? बॉन्ड लेंथ। ये बॉन्ड लेंथ की तो बात हुई, बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो ये मैं बस मेंशन करूंगा, उसको मैं मेंशन करता हूं। Due to delocalized double bond in case of graphite, comma the bond length is slightly shorter than diamond. Okay, and what is the bond length? It is 142 picometer. Okay, so now we are going to talk about bond angle. ठीक है बेटा? तो देखिए ये बीच वाला कार्बन एटम है, ये सराउंडिंग कार्बन एटम्स है और गेटिंग टू इट। अगर बेटा इन सराउंडिंग कार्बन एटम्स को हम आपस में जोड़ देंगे, लेकिन याद रखना ये कोई बेटा बॉन्ड नहीं है, ये बॉन्ड नहीं है। ठीक है, ये बस मैं जोड़ रहा हूं इनको। ठीक है, तो यहाँ बेटा इसको मैं इसके साथ बेटा जोड़ता हूं, यहाँ इसको हम इसके साथ जोड़ते हैं। हाँ जी, हाँ, तो एक ज्योमेट्रिकल फिगर बन जाती है। एक ज्योमेट्रिकल फिगर बन जाती है। कौन सी फिगर है? प्रिज्म को छोड़ो, एक सिंपल फिगर बन जाती है, एक ट्रायंगल बन जाती है। और गेटिंग टू इट क्या बन जाती है? ट्रायंगल। ठीक है, और इवन बेटा अगर आप बेटा ये यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस को मेजर करोगे, सेम डिस्टेंस आपको यहां पे भी मिलेगी, सेम डिस्टेंस आपको यहां पे भी मिलेगी। किस तरह की ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। बात आपको समझ आई? और वेडिंग टू इट, तो याद रखिए एक और बात है, इन केस ऑफ दिस ग्रेफाइट all the carbon atoms or especially the surrounding carbon atoms, they occur at the corners of an equilateral triangle. बात समझ आ रही है बेटा? मैं बता रहा हूं कि ग्रेफाइट के मामले में ये सराउंडिंग कार्बन एटम जो है, ये वाला और ये वाला, होते कहां पे हैं?
ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे होता है, और ये चौथा एटम कहां पे होता है? उस इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंटर में होता है, ठीक है। और गेटिंग टू इट, चलिए बेटा, तो 1 मिनट, you care what about? Yes, sir. Okay. The surrounding carbon atoms, the surrounding carbon atoms occur at the corners of an equilateral triangle. Okay, beta. Yes, sir. And the central carbon atom, Oh, center. it occurs at the center of that triangle. Epicenter. और getting to it. चलिए, तो ये बात आप बेटा याद रखेंगे। ये मामला होता है ग्रेफाइट के मामले में, अब ठीक है। अब देखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल देखिए आपने, ट्रायंगल तो देखिए आपने। Yes, sir. तो ट्रायंगल बेटा किस तरह की ज्योमेट्रिकल फिगर होती है? 2 डायमेंशनल होती है या 3 डायमेंशनल? 2 dimensions. ट्रायंगल 2 डायमेंशनल होती है या 3 डायमेंशनल? मान लीजिए मेरे पास एक ट्रायंगल है, अगर मैं बेटा उसको एक प्लेन पे चिपकाना चाहूंगा, क्या वो ट्रायंगल पूरी तरह इस प्लेन पे चिपक जाएगी? Yes, sir. बिल्कुल चिपक जाएगी, है कि नहीं? तो इसलिए एक ट्रायंगल बेटा 2 डायमेंशनल होती है कि नहीं? Yes, sir. इसलिए आप याद रखोगे ग्रेफाइट। कि ग्रेफाइट के मामले में ये जितने भी ये कार्बन एटम है, और गेटिंग टू इट, ये सब के सब इस प्लेन को टच करेंगे। ये सब के सब कार्बन एटम बेटा एक प्लेन को बेटा टच कर रहे हैं, है कि नहीं? ये सारा एंगल क्या होगा? कल बात हम कर रहे थे, ठीक है? हाँ जी, एक प्लेन पे कंप्लीट एंगल कितना बनता है? 360 डिग्री, ठीक है। तो इसका सारा एंगल तो 360 डिग्री है, और ये कार्बन एटम बराबर इक्वली पोजीशनड है, ठीक है। आपकी अंडरस्टैंडिंग में चेक करो, आपका मैथमेटिक्स में चेक करो, 120 ये बता सकते हो ये एंगल क्या होगा फिर? Yes, sir. ये क्या होगा? ये बॉन्ड एंगल बेटा, इन दो बॉन्ड्स के बीच में ये एंगल क्या होगा? आप देखो यहाँ पे बेटा कंप्लीट एंगल जो है वो खाली 3 हिस्सों में बेटा डिवाइड हुआ है। ये एक हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा है, ये तीसरा हिस्सा है कि नहीं? आपको 360 को बेटा 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 3, 3 1s are 3 1s are 3 2s are 3 0s are, क्या होता है? 120 डिग्री। तो याद रखिए, तो इस ग्रेफाइट के मामले में बेटा बॉन्ड एंगल 120 डिग्री हमें देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए यहां पे लिखते हैं बॉन्ड एंगल इन केस ऑफ ग्रेफाइट is 120 डिग्री, ठीक है बेटा।